अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा के सेशन नंबर आई थॉट 12 में आप सबको खुशामदीद। आपका डॉक्टर सैफुल्लाह। आज हम जिस मौजू पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पॉलीमॉर्फिज्म की सेकंड स्टेज, एंड दैट वाज नोन एज द डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। जस्ट फॉर योर रिपीटिशन मैं बताना चाह रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस of making different shapes of one thing। अगर आप सिंपल सी इसकी डेफिनेशन करें, अब इससे क्या मुराद है, इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप आपकी कहलाती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और एक कहलाती है आपकी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो चीजों पे कंसिस्ट होती है। एक उसकी फंक्शनैलिटी है फंक्शन ओवरलोडिंग, और एक है आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इससे स्टैटिक से क्या मुराद है, ये स्टैटिक जब हम फंक्शन बनाते हैं या हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, ये आपकी ड्यूरिंग प्रोग्राम जब आप लिख रहे होते तभी आप परफॉर्म कर देते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द टाइम ये नहीं होते, बल्कि ये पहले ही आपने उसको डिफाइन कर दिया होता है, इसलिए इसको स्टैटिक है। सी शार्प अलाउ यू टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। लफ्ज है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। एब्स्ट्रैक्ट अगर आप देखें, आपसे कहा जाए तो बचपन में आप लोग एक प्रेसी लिखते होते थे, आपसे कहा जाता था कि एक पूरा का पूरा मजमून है, इसका पता नहीं उर्दू में क्या कहते थे, इसको खुलासा, कुछ इस तरह का वर्ड इस्तेमाल होता था। तो आप पूरा पढ़ने के बाद मजमून उसको 10 लाइनों में आप उसको डिफाइन कर देते। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी वो क्लासेस होती हैं जो ओनली यूज होती हैं फॉर डिक्लेरेशन। आपने जितने भी फंक्शंस बनाने हैं, उनकी वैल्यूज लिखनी है, वो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको सिर्फ ये बताएगी कि आप जो है इसको किस तरीके से देखेंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की आयत है, अल्लमल इंसान मा लम यालम, कि हमने इंसान को वो चीजें बताई जो वो नहीं जानता। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने इंसान को अल्लमल इंसान बिल कलम, हमने इंसान को कलम के जरिए सीखना सिखाया। अब कलम के जरिए आप सीखते हैं तो किस तरह इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, अल्लाह ताला ने यह नहीं बताया, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बता दिया कि अल्लमल इंसान बिल कलम, हमने कलम के जरिए इंसान को सिखाया। ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कलम के जरिए आप सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे या बुरा सीखेंगे, कौन से अलूम हैं कौन से अलूम नहीं हैं। बहुत सारे इस वक्त भी अलूम हैं जिनसे हम इससे पहले नोन नहीं करते थे, और शायद हमारी ये जनरेशन उनको नोन नहीं करती, लेकिन अल्लाह ने वो कलम के जरिए सारे बदियत कर दिए हैं। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। कुरान पाक आपको, जैसे कुरान पाक में एक जगह फरमाया कि लोगों ने जैसे अलून का मादा यूनफिकून, कि हम क्या खर्च करें, तो फरमाया कुल लफो, जो तुम्हें बच जाए, यानी तुम्हारे पास जो बच जाए तुम उसको खर्च करो। यानी पहले अपनी जरूरतों को पूरा करो, और अपनी जरूरतें पूरा करने के बाद जो तुम्हारे पास फाजिल माल हो वो तुम कर दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त ममानियत फरमाई कि कुछ सहाबा ऐसे भी उन्होंने हुआ है कि वो जो कमाते थे वो खराज कर देते थे, और फिर दो लाइनें लगी होती थी, एक खराज करने वालों की और एक खराज लेने वालों की। तो वो जो मेहनत मजदूरी करते थे, जो पैसा कमाते थे, वो खराज कर देते थे और फिर दूसरी लाइन में आके लग जाते थे। तो आपने इस चीज को सख्त नापसंद फरमाया। आपने फरमाया कि ये नहीं है कि तुम भिखारी बन जाओ, असल बात यह है कि तुम, ये क्या है, ये खुलासा है। कुलिल अफाउ, ये एब्स्ट्रैक्ट है, आप पे छोड़ दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या। जैसे लोगों ने छोटी छोटी बातें पूछना शुरू कर दी कि जी अच्छाई क्या बुराई क्या, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे, मैं हूं, मैं मौजूद हूं, तुम जो अच्छा करोगे वो मैं देख रहा हूं, और तुम जो बुरा कर रहे हो वो मैं देख रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट। सो सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी जब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी होती है, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की जरूरत क्यों है। अभी तक आपका ये रवैया रहा है कि आपने क्लास बनाई, क्लास में आपने एट्रीब्यूट दिए, फील्ड्स दी,
एंड देन आपने उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जो क्लास भी है वो आप उसको उसका उस जैसा एक चीज जो है वो आप उसमें से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आम जुबान में बात करूं कि इंसान की आपने एक ह्यूमन की क्लास बनाई, तो उसमें से आप ह्यूमन के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी ह्यूमन बना लें। स्टूडेंट की आपने क्लास बनाई, उसमें से आप जितने मर्जी चाहें स्टूडेंट बना सकते। सबसे बड़ी बात यह कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। एक अच्छा इंसान जो है वो आगे अच्छा इंसान बना नहीं सकता है। एक बुरे आदमी से आगे फर्दर बुरा आदमी पैदा हो, ये नहीं हो सकता। अगर हमने क्लास बनाई है तो उसमें से अगर अच्छे इंसान की क्लास बनाई है तो उसके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अच्छे ही होंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं आपके? अगर एक बुरा क्लास आपने बनाई है तो उसमें से जो भी आगे उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो सारे सारे बुरे ही होंगे। लेकिन हम अब नहीं ये चाह रहे, हम कह रहे हैं कि हम डिक्लेयर कर दें और आगे जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसको इनहेरिट कर सकें और उसकी खुसूसियात की बेस पे अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकें। दैट इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि आप डिक्लेयर कर सकें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे दिमाग में राइज होगा कि हमें ऐसी जरूरत क्या पेश आ गई कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं, जब उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो सिर्फ डिक्लेयर करने के लिए हम अलहदा से क्यों खड़ा करें? तो उसकी एक रीजन है। मैंने आपसे कहा था जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तो इनहेरिटेंस से मुराद एक ऐसा कंसेप्ट था जिसके जरिए हम चाइल्ड एलिमेंट जो था अपने पेरेंट एलिमेंट से अपनी खुसूसियात को इनहेरिट करता था, लेता था। जो खुसूसियात पेरेंट में होती थी वो ऑटोमेटिकली अपने चाइल्ड में मुंतकिल हो जाती। ये प्रोसेस सिर्फ एक पेरेंट के लिए था, लेकिन अगर इंसान ने अपने माँ और बाप दोनों से खुसूसियात लेनी हो, दो लोगों से आप लोगों ने इनहेरिटेंस लेनी हो, तो दैट इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंसेस। यानी एक से भी नहीं, दो से लेनी है। जिसकी एक मिसाल आपसे मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप घोड़े और खच्चर और गधे में फर्क बताएं तो क्या है? तो घोड़ा एक अलग क्लास है, गधा एक अलग क्लास है, जबकि खच्चर जो है वो इन दोनों का जेनेटिकली फॉर्म किया हुआ एक नया है। घोड़े और गधे की एक नई क्लास से आपने खच्चर को पैदा किया। आजकल बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। आपके पास चाइना के तरबूज आ रहे हैं, ऐसे तरबूज भी आ रहे हैं, ऐसे कीनू इज एग्जांपल ऑफ दैट। फ्रूटर ये कीनू और मेरे ख्याल में माल्टे का जेनेटिक किया गया है। बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें इस वक्त हम जेनेटिकली काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट इस चीज पे भी कर रहे हैं कि वो, मैंने एक जगह पढ़ा कि 2 दिल पैदा कर रहे हैं वो, ताकि उनसे उन लोगों को, मरीजों को किया जा सके। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को पैदा किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ऑर्गन्स जो हैं वो लेबोरेटरीज के अंदर तैयार किए जा सके। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग? कहने की मुराद आपकी यही है कि अगर एक में मल्टीपल इनहेरिटेंसेस लेनी है तो वो कैसे ले? सी शार्प और जावा ये आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप एक से ज्यादा के साथ अपनी इनहेरिटेंस ले सकें। लेकिन फंक्शनैलिटी तो अपनी जगह मौजूद है। हमें इनहेरिटेंस की सख्त जरूरत है। हम इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस की हमें जरूरत है। अगर 2 या 2 से ज्यादा आपको जरूरत हो तो वो क्या करें? तो उस सूरत के अंदर हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की जरूरत है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर डिक्लेरेशंस मौजूद होती हैं और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेस के जरिए। इंशाल्लाह हम इंटरफेस पर भी बात करेंगे। तो जब हम इंटरफेस करते हैं तो हम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो कवर करने में कामयाब होते हैं। सो मैं आपको आइडिया बताया कि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की जरूरत क्यों है, ताकि हम इंटरफेस के जरिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकें। सो दैट्स व्हाई वी नीड द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। So C# allows you to create an abstract classes
that are used to provide partial class implementation of interface. एक बात याद रखें कि शायद हम कंसेप्ट के ऊपर बहुत देर गुफ्तगू कर लें, लेकिन जब इसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी. यानी अगर आपसे मैं बात करूं कि आपने एक क्लास बनानी, तो आज तक आप एक क्लास बनाते आए तो आप ज्यादातर यही लिखते आए क्लास शेप, क्लास रेक्टेंगल, यहीं से शुरू करते हैं ना. जब आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी तो उससे पहले सिर्फ एक न्यू वर्ड आपने इस्तेमाल करना है, एब्स्ट्रैक्ट. दैट्स ऑल. एब्स्ट्रैक्ट. तो आप जब उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा. इंप्लीमेंटेशन बहुत इतनी सी थी, जैसे आप लोगों ने पहले बनाई हुई है, तो वो इंप्लीमेंटेशन ये वही प्रोग्राम है. अभी हम इसको दोबारा बनाते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि ये क्या है. लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि C# allows you to create abstract classes that are used to provide partial class implementation of interface. अभी हमने इंटरफेस को नहीं देखा, इंटरफेस हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करें. तो इससे मुराद क्या है कि ये पार्शियल क्लास इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस करता है, कि अभी आधा हिस्सा करता है. जब इंटरफेस भी आ जाता है तो इट विल बिकम अ फुल कंप्लीशन. Implementation is completed when a derived class inherits them. आधा ये है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, और आधा ये है कि जब चाइल्ड क्लास या derived क्लास उसको इनहेरिट करती हैं तो इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है. जैसे खुदा का वजूद है, जब आप उसको तस्लीम कर लेते हैं तो इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है. खुदा का वजूद अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इंप्लीमेंट कब होती है? जब आप कलमा पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, तो आप अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं, तो वो कंप्लीशन है. इसीलिए नमाज कहा गया कि पूरा का पूरा सॉल्वेशन है कि आप अल्लाह के हुजूर झुक जाए. अगर आप अल्लाह के सामने नहीं झुकते तो कोई इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती. सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं, जब आप उसको बना देते हैं, लिख देते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फॉर एग्जांपल शेप, नीचे आपने डिक्लेरेशन दे दी, तो ये हाफ कंप्लीशन ऑफ इंटरफेस है. इंटरफेस क्या होता है ये हम बात करेंगे तो उसको, लेकिन पूरी दुनिया जो एक इंटरफेस है. इंटरफेस उस तरीके से कहते हैं जिसके जरिए हम अपने आप से बात करते हैं. हमने देखना है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए आंखें रखी हैं, दैट वाज इंटरफेस. खाना खाना है तो मुंह के जरिए हमने खाना खाना है, दैट वाज इंटरफेस. सांस हम लेते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक नाक बनाई, दैट इज एन इंटरफेस. इसी तरीके से इंटरफेस है जहां से आपने इनपुट जो है वो दूसरों को देनी है ताकि आप उसकी वैल्यूज कर सकें. तो उसके लिए हमने एक चीज जो है वो इंप्लीमेंट की है. अब आगे कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. जब आप क्लासेस बनाएंगे तो उसके अंदर आप जो डिक्लेरेशन देंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, which are implemented by the derived class. डिक्लेयर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट जो है वो आपका ड्राइव क्लास करेगी. वाकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकाऊ मअर राकिईन, ये एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन कर दी है कुरान पाक में. लेकिन किसने नमाज पढ़नी है, किसने ज़कात देनी है, किसने रुकू करने वालों से झुकना है? आप लोगों ने झुकना है. जब तक आप इसको नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, इस बात को, इस फंक्शन को, नमाज पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक इंप्लीमेंटेशन कवर नहीं होगी. कुरान एक इंटरफेस है, आपको बताता है कि किस तरीके से आपने कौन से काम परफॉर्म करने, खुद करता नहीं है. नेकी सोचने से नहीं हो जाती. इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं. नीयत आपकी बहुत अच्छी थी, काम आपने बड़ा बुरा किया. नीयत आपकी बड़ी अच्छी थी, जाके गोली आपने किसी को मार दी, नीयत आपकी बड़ी अच्छी थी. यानी इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपने उसकी तशरीह गलत की है, उस आयत की गलती की. अगर आप एक आदमी गलत काम करता है और नीयत उसकी बड़ी ठीक है तो उसका कोई फायदा नहीं. ठीक है. इसी तरीके से इंटरफेस जो है वो आपकी इंप्लीमेंटेशन है कि आप क्या काम कर रहे हैं. The derived classes have more specialized functionalities. Here are the rules about abstract classes. कुछ 3 रूल्स हैं. You cannot create an instance of the abstract class. आप किसी सूरत में भी abstract class का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते.
अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा रूल, यू कैन नॉट डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आउटसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाहर नहीं लिख सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही लिखना होगा आपको। When a class is declared sealed, it cannot be inherited. Abstract classes cannot be declared sealed. अगर आप किसी क्लास को सील्ड कर दें तो वो इनहेरिटेड नहीं हो सकती, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप सील कर ही नहीं सकते। एक ये भी इसकी खसूसियत है। यानी अगर कोई इंसान है वो अच्छे काम करता है तो अब किसी मौलवी के कहने से नहीं होगा कि अच्छा काम कौन सा है और बुरा काम कौन सा। कुरान पाक में हर अच्छे काम की तशरीह नहीं लिखी हुई। अगर इसके लिए हम मौलवियों को मोहताज है तो उसका यह मतलब नहीं है कि मौलवी ने जो कह दिया है वो हम उसके ऊपर पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक कर रहा है, लेकिन इसका असल डिसीजन करना अल्लाह ताला की जात के हाथ में कि अच्छा क्या और बुरा क्या। सो सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम सील नहीं कर सकते, जबकि आम क्लास को हम सील कर सकते हैं। सो दिस इज द डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम एक एब्स्ट्रैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म के तौर पर बनाते हैं। फाइल, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जाम्पल के नाम से मैं बना रहा हूं। देखिए हम आम तौर पे क्लास इस तरह बनाते हैं। क्लास मैंने बनाई शेप के नाम से। अच्छा, ब्रैकेटों का बहुत ध्यान रखेंगे। एक सिंपल सी क्लास बन गई। और एक फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई रेक्टेंगल के नाम से और इसको इनहेरिट कर रहा हूं शेप से। ये दो क्लासेस जो हैं ये मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। एक को मैंने इनहेरिट कर दिया, अब इस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंटीजर हाइट, तो अगर मैं यहां पे पब्लिक वाइड सेट हाइट के नाम से एक बनाता हूं तो क्या मुझे हाइट मिलती है? यू कैन सी दैट कि मैं हाइट तक अप्रोच नहीं कर पा रहा क्योंकि ये प्राइवेट है और हमारी बात पहले हो चुकी हुई है कि प्राइवेट एलिमेंट्स रिमेन्स ओनली द मेंबर ऑफ दैट क्लास। अगर मैं पब्लिक करता हूं तो कैन आई एक्सेस दैट क्लास? यस आई कैन। हाइट इज इक्वल टू h। सो ये तो एक अलग बात थी कि वो क्या हुआ। मैं यहां पे आपसे बात करने जा रहा हूं जो मैंने आपसे पहले कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन क्या इसके अलावा देखें मेरी शेप क्लास आ रही है। मैंने sh इज इक्वल टू न्यू शेप क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। देखें, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द प्रोग्राम।
उसने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, ये आम क्लास के लिए है। लेकिन अगर अब मैं इसी क्लास को जस्ट एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूं, एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड, जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया नीचे देखें एरर आ गया। एरर पढ़ लें जी, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ना इंटरफेस को हम आगे इंस्टेंटिएट कर सकते हैं, ना आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंटिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा वो कहेगा जी इसका ऑब्जेक्ट नहीं आप बना सकते, आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि चाइल्ड एलिमेंट जो है उसके थ्रू आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास तक पहुंच सकते हैं, अब पेरेंट तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। किसी ने आपसे बात करनी है तो वो आपके थ्रू आप तक पेरेंट तक पहुंच सकता है, डायरेक्ट आपके पेरेंट तक अप्रोच नहीं की जा सकती। मैं इस चीज को आपको बनाया था कि ये चीज बस इसी एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने इस प्रोग्राम के अंदर किया है, हमने इसके अंदर ये क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, और यहां पे मैंने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटीजर एरिया के नाम से मैंने एक बनाया और नीचे मैंने सारा काम वही परफॉर्म किया। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज आएगी, वो मैं आपको बताता हूं कि इसका आखिर मकसद क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इसी का एक फंक्शन बनाएं एट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटीजर। ये भी बात हमने पहले की कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है आउटसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं लिखा जा सकता। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटीजर एरिया जस्ट एक डिक्लेरेशन है। अगर मैंने इस प्रोग्राम के अंदर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो आप देखेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अप्रोच कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट थिंग। अच्छा, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसमें इंटीजर हाइट ले रहा हूं, इंटीजर विड्थ ले रहा हूं, इंटीजर डेप्थ ले रहा हूं। अब आप एक फंक्शन सेट वैल्यूज का भी बना सकते हैं, अलग-अलग भी बना सकते हैं और एक में भी बना सकते हैं। इंटीजर w, इंटीजर, ये मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं और अब मैं इनको वैल्यूज असाइन कर देता हूं। हाइट इज इक्वल टू h, width इज इक्वल टू w और डेप्थ इज इक्वल टू d। तो ये मेरी वैल्यू असाइन हो गई। अच्छा, अब आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सेट वैल्यूज की बजाय उसका नाम उसी नाम से रख दें जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब आप उसको एट द टाइम ऑफ दैट आप डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसके साथ वाइड देने की आपको जरूरत नहीं होती। जस्ट आप इसके साथ पब्लिक एंड देन रेक्टेंगल, पब्लिक इसलिए ताकि दूसरी क्लासेस इसको फॉलो कर सकें एंड उसके बाद आप कर सकें। जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो उसके लिए फंक्शन डिक्लेरेशन आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दे दिया। अब आप नीचे उसी नाम से उसी फंक्शन को जब इस्तेमाल करेंगे तो एक लफ्ज आपके लिए और इस्तेमाल होगा, वो है ओवरराइड। ओवरराइड से क्या होता है कि पहले से मौजूद वैल्यूज जो हैं उनको ओवरराइड कर दिया जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिर्फ समझाने के लिए। आपका बैंक में बिलफर्ज अकाउंट है और आपने पहले जाके अकाउंट खोला और 10,000 रुपया आपने बैंक में स्टार्ट में डाल दिया, एक ट्रांजैक्शन अकर होगी। बाद में आपने उसमें 5,000 और डिपॉजिट किए, तो अब बैलेंस क्या दिखाना चाहिए? 15,000 या 10,000 को अलग दिखाना चाहिए और 5,000 को अलग दिखाना चाहिए। यानी पहले वाली जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो गई, ट्रांजैक्शन अपनी जगह पे अकर रहेगी, मौजूद अपनी जगह पे रहेगी जो, लेकिन रिजल्टेंट आपको जो मिल रहा है वो ओवरराइड होगा। अगर आपने ओवरराइड नहीं किया तो वो तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहेगी। तो जो आपको रिजल्टेंट है वो आपको उसी वक्त दिखाया जाए जब ओवरराइड हो जाए।
ओवरलोडिंग और चीज है, ओवरराइडिंग और चीज है। ओवरलोडिंग से मुराद एक ही चीज की कई शक्लें होना है, यानी आप उसमें इंटीजर डिस्प्ले करवा रहे हैं, डबल डिस्प्ले करवा रहे हैं, नाम आपने प्रिंट एफ रखा हो, लेकिन ओवरराइड से मुराद है कि एक चीज आपकी मौजूद थी, आपने उसके ऊपर लिख दिया, और पहले वाली वैल्यूज को आपने खत्म करके उसकी जो जगह बनी हुई है मेमोरी के अंदर एलोकेटेड है, उस जगह के ऊपर आपने, जब आप ओवरलोडिंग करते हैं तो मेमोरी में एक फंक्शन जो आपने इंटीजर वैल्यूज देने के लिए बनाया वो अलग जगह बनेगा, डबल के लिए अलग जगह बनेगा, कैरेक्टर के लिए अलग बनेगा। लेकिन जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं तो ये जैसे ऊपर हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटीजर एरिया किया है, तो इसने मेमोरी के अंदर एक एलोकेशन ले। अब हम जब फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो ये उसी की जगह के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो रखेगा ताकि उनको रिट्राइव कर सके। पब्लिक ओवरराइड आप देखें कि अपने, और इसका शक्ल भी थोड़ा सा देख लिया करें, आपको इसके जो आइकॉन से नजर आएंगे कि बहुत सारी आगे जो चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट शुदा है। जिस तरह मैंने आपको खुलासा कहा था ना कि पूरे का बजाय चंद लाइनों में लिख देना, तो ये दैट वाज जस्ट लाइक दैट, इसका आइकॉन है इंटीजर एरिया। console dot write line the area of the circle, the area of the rectangle। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये एरिया के नीचे लाल निशान क्यों आ रहा है? जी, एरिया के नीचे लाइन रेड क्यों आ रही है? सो इसका आंसर ये था कि जब तक आप इसकी रिटर्न टाइप नहीं देंगे आपका एरर नहीं रिमूव होगा, जैसे ही आप रिटर्न लिखेंगे ये रिमूव हो जाएगा। सो इसका हम, ये हमारी तकरीबन फंक्शनैलिटी पूरी हो गई है जो हमने क्लास बनानी थी। नाउ वी जस्ट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ, अभी हमने बात कर ली, अगर मैं शेप क्लास को इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये पहले बात हो चुकी। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं रेक्टेंगल की बनाऊंगा, रेक्टेंगल REC इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और क्योंकि मैंने फंक्शन बनाया हुआ है तो इसलिए मैं वैल्यूज यहां पे भी दे सकता हूं 3। ये ले, उस नाम से सेम फंक्शन बनाने का मकसद ये है ताकि हम जब इसको बनाएं तो हम साथ में वैल्यू असाइन कर दें, एक नया नीचे काम करने की हमें जरूरत नहीं है। अब REC डॉट एरिया और कंसोल डॉट रीड लाइन, इसको चला लें जी। अब देखें कि वो हमें दिखा तो रहा है लेकिन वैल्यूज हमारी किधर है? वैल्यूज के लिए हमने उसके लिए देखना है कि वैल्यूज हमारी परफॉर्म कैसे होंगी। तो ये रिटर्न हमें दिखा रहा था, अब हमने उस एरिया की वैल्यूज को जो है उसके अंदर डबल के अंदर हमने उसकी वैल्यूज को स्टोर किया। क्योंकि जब कोई फंक्शन आपको चीज रिटर्न करता है तो वो आपको किस तरह से रिटर्न करेगा, वैसे ही जिस तरह आपने इंटीजर एरिया, तो ये वैल्यूज आपकी इज इक्वल टू रेक्टेंगल डॉट एरिया एंड कंसोल डॉट राइट लाइन
द एरिया, इंडेक्सर मैंने यूज कर दिया और AR। अब देखते हैं जी इसको चला के। So you can see the area of the 10508. So this is the end of the today's lecture about dynamic polymorphism, and thank you very much and Allah.